साल 2021 के एक सर्वे के अनुसार इंडिया में सिर्फ 24% लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर फाइनेंशियल नॉलेज है। तो इसका यही मतलब है कि 4 लोगों में से सिर्फ एक लोग को ही फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी है और बाकी के 3 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल लिटरेसी, बजटिंग, फोरकास्टिंग, सेविंग आदि चीजों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। अब देखो यार, ये डेटा बहुत ही ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि अगर हम इस डेटा को कंपेयर करें यूएस और यूके जैसी डेवलप्ड नेशन से, तो वहां पे 60 से 65% लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नॉलेज है और इंडिया में वही 24% है। मतलब हमको आधे से भी कम लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी है। वरना अधिकतर लोगों को तो यहाँ पर बस इतना ही पता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि एफडी, और अगर उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो मतलब कि घर खरीद लो। तो इससे ज्यादा यहाँ पर लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग आपके साथ में ठगी और आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल में घुसा देते हैं जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। जिसका एक एग्जांपल है यूलिप्स। बहुत सारे लोगों को बस यूलिप्स ऐसे ही बेच दी जाती है कि हम तो आपको मतलब कि इंश्योरेंस भी दे रहे हैं और साथ में स्टॉक्स भी दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको लगता है कि यार ये तो कितनी अच्छी बात है कि हमको इंश्योरेंस भी मिल रहा है और हमारे पैसे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो यहां से तो एक सिंपल लर्निंग में बता सकता हूं कि कभी भी दो चीजों को है ना, उनको कभी भी मिक्स मत करो, दोनों को अलग अलग ही रखो। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती। स्वागत है आपके मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पर्सनल फाइनेंस की क्लास में अगर सबसे पहला लेसन कोई है तो वो है बजटिंग के ऊपर। देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम आखिरकार कितनी आ रही है और आपकी एक्सपेंस कितनी है और आपको अल्टीमेटली कितना सेव करना चाहिए। क्योंकि देखो यार, जब तक आपके माइंड में क्लियर क्रिटिकल बजट नहीं चल रहा होगा ना, तब तक आप बस ऐसे ही सोचोगे मेरे पास तो इतने पैसे आते हैं, मैं तो बहुत कम खर्चे करता हूँ और अल्टीमेटली इतना बचा लेता हूँ। बट जब महीना एंड होता है तब आपको पता है कि आपके माथे पर या तो कर्ज हो जाता है या फिर जितना आपने सोचा था उस लेवल पे आप बचा नहीं पाते हो। तो देखो यार, सबसे पहले आप बजट बनाना सीखो। मैं मानता हूं कि बजट बनाना थोड़ा कठिन है, तो देखो यार, आप टेम्पररी रूप से मतलब कि जो वो रहता है ना मोटा मोटी, वो बजट बना लो। जैसे कि मान लो, मैं बताता हूँ, मान लो मेरी इनकम है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए में से मैं सोचता हूँ कि यार मैं अभी रूम से रह रहा हूँ तो 3-4 हजार रुपए मेरे रेंट में चले जाएंगे, बाकी के 2-3 हजार मेरे खाने वाने में चले जाएंगे। अब बचे कितने? 7,000 से 3,000। अब 3,000 में से क्या है कि थोड़ा तो लग्जरी एक्सपीरियंस मांगता ही है ना भाई, तो थोड़ा सा लग्जरी एक्सपीरियंस हम भी लेंगे 1,000 रुपए का। अब बचे 2,000, तो हो सकता है 2,000 में सेव करूं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक तरीके से हमने मोटा मोटी जो बजट बनाया, अब ये एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमने ये बजट बना लिया, अब इसको ट्रैक करो कि क्या अल्टीमेटली इसी बजट पे मैं चल रहा हूँ या फिर नहीं चल पा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले अपनी इनकम लिख लो एक जगह पे, फिर आपकी एक्सपेंस की कैटेगरी बनाओ। अब एक्सपेंस में 2 कैटेगरी होगी, एक फिक्स, जैसे मैंने बताया मेरा रेंट, इसके अलावा मेरा फूड, तो ये 2 चीज तो मेरी फिक्स हो गई। तीसरा, किसी के साथ में ईएमआई वगैरह चलती है तो उसका भी फिक्स रहता है, और कुछ भी जो फिक्स चलता है जैसे कि ग्रोसरी लाना है, ये वो, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड एक्सपेंसेस होती है वो है वेरिएबल, जैसे कि गाड़ी पंचर हो गई, पेट्रोल डलवाना है, इसके अलावा मतलब कहीं बाहर जाके खाना खा लिया, तो ये सारी वेरिएबल एक्सपेंस होती है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अगर आपको ट्रैक करना है तो सिंपल सी बात है, अपने सारे के सारे पेमेंट किसी एक ऐप को चूज करो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी, और उससे ट्रैक करो कि अल्टीमेटली हमारे पास इतने पैसे आए थे और हमने इतनी एक्सपेंस करी, तो क्या अल्टीमेटली हम हमारे गोल से अलाइन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और देखो यार, जब आप 2 या फिर 3 महीने कर लोगे ना, तो फिर सारा का सारा आपके मेंटल मतलब माइंड में सारी की सारी कैलकुलेशन चलती रहेगी। और बजटिंग में आप इसके अलावा 50-30-20 रूल का भी यूज कर सकते हो, जिसमें जो 50% आपकी इनकम है वो आप आपकी नीड में खर्च करोगे, 30% वांट में, और 20% को आप कहीं ना कहीं सेव कर दोगे। और देखो, सेव करना है तो सिंपल सी बात है, ये नहीं कि मैं महीने के बाद में सेव करूंगा। सबसे पहले मैं एक अलग अकाउंट खुलवाऊंगा और उसमें सबसे पहले सेविंग मेरी जाएगी, उसके बाद में ही मेरी सारी की सारी एक्सपेंसेस होगी। और जब तक मतलब कि बिल्कुल अंदर से आपकी आत्मा नहीं बोल जाए कि यार अब तो मुझे उसमें से पैसे निकालने पड़ेंगे, तब तक निकालने की कोशिश भी मत करो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये महीना भी एंड हो रहा है ना, तो मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, बट मैं मेरी सेविंग में से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं किसी और से ले रहा हूँ। तो आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि किसी और से लिया है तो उसको अगले महीने देना ही पड़ेगा। सेविंग में से निकाल लिया तो आदमी सोचेगा हाँ चलो सेविंग थी वो तो खत्म हो गई, अगले महीने की अगले महीने सोचेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हमने बजटिंग के बारे में तो बात कर लिया, बट आपको पता है कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है या फिर एवरीथिंग जो हमारे आसपास चल रहा है ना, वो सारा का सारा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये सारा का सारा अनस्क्रिप्टेड है। कुछ भी इसमें स्क्रिप्टेड नहीं है कि इसके बाद में यही होगा, इसके बाद में यही होगा। तो देखो यार, इमरजेंसी या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ अराइज हो सकती है जो कि जो हमारे गोल्स और हमने बजट बनाया है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर दे। तो इसी के लिए हम बनाते हैं इमरजेंसी फंड। तो हमारी सेकंड स्टेप है इमरजेंसी फंड। इसके लिए आप पहले पता करो कि आपकी मंथली एक्सपेंस कितनी है। मान लो जैसे मैंने बताया था, मेरी मंथली एक्सपेंस है 7,000 रुपए,
तो अब मुझे मिनिमम 3 से 6 महीने का मेरा इमरजेंसी फंड बनाना है। अब इमरजेंसी फंड अगर मान लो आपने अभी तक बनाया नहीं है तो सिंपली आप कुछ भी मत करिए। सिंपली पहले जैसे कि मान लीजिए आपके जो 2-2 हजार रुपए बच रहे थे, 3 हजार रुपए, 2 हजार रुपए, तो उनको 3 हजार 2 हजार रुपए को एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए। और जब तक कि वो आपके स्पेसिफाइड गोल तक नहीं पहुंचते, मान लो जैसे कि मुझे 3 महीने की करनी है तो मुझे 21 हजार रुपए चाहिए, तो मुझे 7 महीने तक लगातार उस अकाउंट में पैसे डालने हैं। और चाहे मैं थोड़ी बहुत कंजूसी करके इस टारगेट को जल्दी अचीव कर सकता हूं तो मैं करने की कोशिश करूंगा। और जब वो ऑटोमेटिक उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंसर के इफेक्ट में मत आ जाना कि चलो यार मेरे पास इतने पैसे हैं, इनको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं भाई, वो पैसे इमरजेंसी के वो कभी भी आ सकती है। तो उन पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से अगर आप उनको निकालो तो आप फट से निकाल लो। लाइक आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, या फिर उनको पड़े रहने दो, मतलब ऐसे ही कहीं ना कहीं सुरक्षित पड़े रहने दो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इमरजेंसी बता के नहीं आएगी। आप अगर मान लो स्टॉक मार्केट में लगा दिए, पता चला साला लगाए थे तब 5 हजार थे, अब अभी 3 हजार चल रहे हैं और निकाल भी नहीं पाओगे, और फिर लगेगा कि यार अल्टीमेटली रिग्रेट होगा। और देखो यार, इमरजेंसी फंड में भी आप थोड़ा बहुत बफर क्रिएट करके रखो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक्सपेंस फिक्स नहीं है कि इतनी ही होगी, क्योंकि कोई महीने ज्यादा हो जाती है, कोई महीने कम हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी मैं हॉस्टल चेंज करने वाला हूँ तो इस महीने मेरी एक्सपेंस बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली इमरजेंसी फंड में भी ऐसी चीजों के लिए आप थोड़ा थोड़ा मतलब कि रूम फॉर एरर रखो। पर्सनल फाइनेंस में एक नई चीज ऐड हो गई है, वो है क्रेडिट कार्ड। देखो बहुत सारे लोग जो नए हैं वो भी चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड लें, और जो पुराने हैं वो भी चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड लें, बट उसे अच्छे से मैनेज करें। तो देखो यार, क्रेडिट कार्ड का मेरे पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि मैं खुद रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा मुझे सेविंग नहीं करनी है। जो ये क्रेडिट कार्ड के बिना मेरा काम हो रहा है, मेरे दोस्त लोगों से मैं उधार मांग लेता हूँ और मेरा काम हो जाता है, और वो मुझसे कोई ब्याज नहीं लेते, तो अल्टीमेटली काम हो रहा है। बट अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो लाइक आप मेरी तरह स्टूडेंट हो तो आप कैशबैक वाले कार्ड के साथ में जाओ। आपको पता है आपकी लाइफ में मतलब जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक मुश्किल है कि आप कभी भी एयरपोर्ट में जाओगे तो वो लॉन्च एक्सेस फ्री में 5 लॉन्च एक्सेस किसी काम के नहीं है। वो मतलब कि फालतू आपसे उसके कहीं ना कहीं चार्जेस लिए जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ दूसरी सर्विस नहीं दी जा रही है। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करो। मतलब जो आपकी नीड है ना उसी के बेसिस पे आप क्रेडिट कार्ड लो। आप मान लो बहुत ही ज्यादा बाहर का खाना खाते हो तो जो डाइनिंग वाले क्रेडिट कार्ड है उनको लीजिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं फूड पर 10 से 15% बच जाएंगे। और वहीं अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हो तो कैशबैक वाले ले लीजिए। देखो मैंने शायद एक आईडीएफसी बैंक का देखा था कोई सा कैशबैक वाला, और एक एसबीआई का देखा था, तो इनके दो के कार्ड मुझे समझ में आए थे, बट मैंने अभी लिए नहीं है। और स्पॉन्सर्ड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना मेरे यूट्यूबर नहीं हुआ हूं मैं। इसके अलावा जैसे कि मान लो आप बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग कर रहे हो तो आप ट्रेवलिंग वाले क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि जो वो रहते हैं ना वीजा मास्टर कार्ड जिन पे फ्री में मिलता है, तो वो वाले ले लो। मुझे ज्यादा नहीं पता है तो भाई देख लेना इसके ऊपर। और इसके अलावा जो भी क्रेडिट कार्ड चूज करो ना उसमें देखो कि लो इंटरेस्ट तो रेट तो है ना, वरना पता चले कि एक बार का थोड़ा कुछ इधर उधर हुआ फिर बोलेंगे आओ बेटा इसीलिए तो हमने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया था। तो इस चीज से बच के रहना। तो आई होप क्रेडिट कार्ड का मेरे पास लिमिटेड नॉलेज था तो मैंने उतना आपको देने की कोशिश करी। चौथी चीज, चलो क्रेडिट कार्ड के साथ में हम बात करते हैं कि आप आखिरकार आपकी डेट मैनेज कैसे कर सकते हो। देखो अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हो तो मुश्किल है आपके ऊपर कुछ ज्यादा रुपए का कर्ज हो, अनटिल अनलेस आपने गेम या फिर गेमलिंग करके कुछ ज्यादा ही कर्ज चढ़ा लिया, जो कि अभी एक फेमस हो रहा है एक बंदा, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। तो अगर आपके पास में कर्ज है ना तो पहले पता करो कि आपके ऊपर कितना अल्टीमेटली कर्ज है। मान लो आपने रोहन को 10,000 रुपए देने हैं, किसी को 20,000 देने, किसी को 5,000 देने, किसी को 2,000 देने, तो अल्टीमेटली पहले ग्रेप अप करो कि अल्टीमेटली मेरे ऊपर कितना कर्ज है। मान लो मैं मेरी बताता हूँ, अभी मैंने बाइक खरीदी है तो मेरे ऊपर कुछ 10-12 हजार रुपए मुझे देने हैं लोगों को, तो 10-12 हजार अब मैंने ग्रेप अप कर लिया। अब जिसमें से 10,000 रुपए तो मैंने मेरे भैया से ही लिए हैं, तो अल्टीमेटली उनको आज नहीं थोड़े दिन बाद भी दे दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली 2-1 हजार मैंने एक दोस्त से लिए हैं, तो अभी उसको पैसे की जरूरत है तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले उसी का दूंगा। तो अल्टीमेटली आप भी आपके डेट की प्लानिंग करो। तो आप डेट को 2 तरीके से चुकाने पर फोकस करो। पहला है कि आप वो डेट को चुका दो जो कि बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट की, लाइक किसी को चिंदी 2,000 रुपए देने, 5,000 रुपए देने, 7,000 रुपए देने, तो अल्टीमेटली क्या है कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करेगी। मान लो आपको 20 लोगों को देना है तो 20 लोगों को अल्टीमेटली आप धीरे धीरे करके चुका दोगे। फिर जो बड़ी डेट है लाइक आपके ऊपर ईएमआई चल रही है हाउस लोन की या फिर कार की ईएमआई चल रही है, उसी पे फोकस रहेगा। इसके अलावा आप जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन है ना उसको चुकाने पे फोकस करो। मान लो जैसे फ्रेंड वगैरह के साथ में अगर आपका लोन है तो वो खुद आपसे इंटरेस्ट लेंगे नहीं, और अगर अंडरस्टैंडिंग है और उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो उनके पैसे अगर आप थोड़े दिन होल्ड भी कर लोगे तो चलेगा। वहीं अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है तो सबसे पहले उसको चुकाओ, और फिर ये फ्रेंड वगैरह तो समझ ही आते हैं यार आखिरकार। और अगर मान लो आपके ऊपर ईएमआई वगैरह चल रही है ना और ये सारे के सारे छोटे छोटे लोन चुक जाते हैं तो उसके बाद में कुछ भी मत करो। सीधी सी बात, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाता है लाइक बोनस दे दिया कंपनी ने या फिर कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ गई, घर वालों ने पैसे दे दिए, तो उसको सीधी सी बात है अपने लोन में चुकाने में यूज कर लो, ना कि बस इधर उधर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंस करो। और डेट के लिए आप क्रेडिट जैसी ऐप का यूज कर सकते हो जो कि आपकी डेट को ट्रैक करवा देगी कि यहाँ से इतना लोन है, इस क्रेडिट कार्ड का इतना चुकाना है।
मैंने यूज नहीं किया है अल्टीमेटली, क्योंकि डेट है ही नहीं यार, सही पूछो तो। अब देखो यार, हमने बात कर ली बजटिंग के बारे में, सेविंग के बारे में, इमरजेंसी फंड के भी बारे में, और इवन क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है, डेट मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसके बारे में बात कर ली। अब देखो यार, जब इसके बाद में आपके पास में सरप्लस पैसा रहता है, तो उस पैसे से सबसे पहले आप लो इंश्योरेंस। क्योंकि देखो यार, अगर आपके पास में इंश्योरेंस नहीं है ना, तो आप फाइनेंशियल सुसाइड कर रहे हो। आप आपके आसपास एग्जाम्पल उठा के देख लेना, जिन लोगों के पास में इंश्योरेंस नहीं रहता है ना, जब वो जैसे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं ना, तो उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन जो यहाँ पर थी वो यहाँ पे आ जाती है, और इवन इससे भी वर्ष हो जाती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इंश्योरेंस का हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर भी IRDAI की रिसर्च बताती है कि इंडिया में 3-3.5% जो पॉपुलेशन है उसी के पास में हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जैसी चीजें हैं। तो देखो यार, बहुत ही ज्यादा आपको डरने की बात है कि हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। और बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में इंश्योरेंस इतना महंगा नहीं है, और इंश्योरेंस के अलावा यहाँ पे हेल्थ ट्रीटमेंट भी इतना महंगा नहीं है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से आप इंश्योरेंस ले लो। तो देखो यार, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो मैं तो नॉर्मली आपको 2 प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, एक है पॉलिसी बाजार, एक है डिट्टो। आप इन दोनों के कस्टमर केयर को बिल्कुल खा जाओ इन द सेंस परेशान कर दो कि भाई मुझे तो एक अच्छे से इंश्योरेंस चाहिए और तुम लोग मुझे चूज करवाने में मदद करो। अब देखो यार, 3 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जिसमें से 2 तो आपके पास में होने चाहिए। अगर आप सोल अर्नर हो तो सबसे पहले तो आप टर्म इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस से क्या होगा कि अगर बाई चांस आपकी इमरजेंसी में कोई डेथ हो जाती है, या फिर आप मतलब लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को उसका रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। तो आपकी जितनी भी एनुअल इनकम होती है ना, उससे 20 से 25 गुने के आसपास आप आपका टर्म इंश्योरेंस करवा लो। और देखो यार, टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ते मिलते हैं। अगर आप टर्म इंश्योरेंस को, वो जो रहता है ना कि जिसमें पैसे दे दिए और अगर आपकी डेथ नहीं हुई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो वाले अगर आपने प्लान लिए तो मतलब 2 तरीके के प्लान होते हैं। एक उसमें जिसमें मनी आपको वापस मिल जाता है, और एक जिसमें आपके मनी जो गए वो चले ही गए हैं। तो आई होप आप समझ गए, जिसमें मनी चले जाएंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कम किस्त आएगी आपके ऊपर, तो ताकि कम लोड पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी फैमिली का आप हेल्थ इंश्योरेंस लो। देखो, अगर आप सोल अर्नर हो या फिर आपकी वाइफ भी अर्न करती है, तो आप मेरे हिसाब से एक ज्वाइंट हेल्थ इंश्योरेंस ले लो पूरी फैमिली के लिए। कि यार अल्टीमेटली आपको पता है कि यार हमारे लोकेलिटी में, जैसे मैं रहता हूँ इंदौर के आसपास, तो वहां पे इलाज इतना महंगा नहीं है जितना कि मेट्रो सिटीज में होता है। तो अगर मैं यहाँ से 5 से 7 लाख रुपए का भी अगर मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, तो बेस्ट है। तो बस आप उसी प्रकार प्लान करो। और इसके लिए मैं LLA सर है ना, मतलब लेबर लॉ एडवाइजर, उनके वीडियोस को देख सकते हो। उन्होंने एक 45 मिनट का वीडियो बनाया था, वही देख के मैंने भी मेरे घर के लिए इंश्योरेंस लिया है। इसके अलावा एक क्रिटिकल इलनेस का भी होता है कि जब आपको कैंसर या फिर हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, तो उस समय भी वो कुछ प्रोवाइड करता है। मुझे इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ये 2 इंश्योरेंस हाँ जिनका मैंने वीडियो देखा है और मैंने जितना ज्ञान लिया है उतना ही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यार, इंश्योरेंस वगैरह सब आ गया। अब जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, उन पैसों को शिकार पे पहुंचाओ। मतलब कि वो पैसे अब आपके लिए शिकार करेंगे और नए पैसे लाएंगे, और वो नए पैसे को फिर शिकार पे पहुंचाओ और शिकार करो। मतलब कि अल्टीमेटली हमें करना है इन्वेस्टर। 2020 के बाद में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इसके ऊपर वीडियो बना के मतलब कि इन्वेस्टिंग को तो एक अच्छा खासा मतलब कि वो लाइमलाइट दे दी है कि हमें अल्टीमेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो यार, आपको जो इन्वेस्टिंग है ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करनी है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लाइक आपको मान लो आगे आने वाले 2 साल में कार खरीदनी है, तो आप उसके लिए भी अभी से सेविंग करो, और उन पैसों को कहीं ऐसी जगह पे FD में ही लगा दो, मतलब नॉर्मली, ताकि 7-8% तो ग्रो हो ही जाए। तो कहीं ना कहीं जो है ना, हम सोचते हैं कि यार क्या ही होगा उससे, भाई एक इंस्टॉलमेंट भी अगर तेरी चुक जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर मान लो आपको घर खरीदना है, तो आप उसके लिए भी अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग करो, और थोड़े थोड़े पैसों को अलग SIPs के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको एक थोड़ा प्लान बनवाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपका प्लान है कि मुझे 5 साल बाद एक घर लेना है, तो आप आराम से एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास में जाओ और उससे पता करो कि फ्यूचर आउटलुक और इकोनॉमिक आउटलुक किधर लग रहा है। अगर सब पॉजिटिव दिख रहा है, तो आपके उन्हीं पैसों को एक SIP बना लो और स्टॉक मार्केट में लगा दो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि यार इकोनॉमी डिस्ट्रेस चल रही है, सब कुछ ऐसा चल रहा है, तो उनकी FD बना दो, ताकि कहीं ना कहीं वो पैसा अल्टीमेटली ग्रो हो। और जैसे ही जब 5 साल बाद आप उसको करो, तो कहीं ना कहीं अगर वो ग्रो अच्छा खासा हो गया, तो 5 साल बाद वो घर यूं ही खरीदवा देगा, या फिर वो जो पहली जो डाउन पेमेंट है ना, वो अच्छी खासी बड़े अमाउंट की बन जाएगी। तो अगर आप भी इन्वेस्टिंग की जर्नी में नए हो, तो मेरे हिसाब से SIP कर दो, और जब मार्केट गिरता है तब आप लॉन्ग टर्म के लिए लमसम भी अपना पैसा उस मार्केट में लगा दो, क्योंकि जब गिरता है तो उसके बाद में बढ़ेगा, तो कहीं ज्यादा गुना से आपके रिटर्न को इनहेंस कर देगा। देखो हमने नॉर्मली इन्वेस्टिंग, बजटिंग, सेविंग, इमरजेंसी फंड आदि सभी चीजों के बारे में बात कर ली। अब हम मेन फोकस करते हैं हमारे रिटायरमेंट की तरफ। देखो यार, आदमी को एक समय तक ही काम करना चाहिए, उसके बाद में उसको लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेना ही होगा, वरना अगर हमने रिटायरमेंट नहीं लिया तो वो काम चूज करो जो कि जिसमें आपको मजा आ रहा है। जैसे कि देखो, मुझे कंटेंट बनाने में बहुत मजा आता है कि मैं लोगों को ज्ञान बांटूं,
वैसे मुझे कम बताओ, बट मैं लोगों को ज्ञान बांटूं, इसमें मुझे बहुत मजा आते हैं। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको कभी रिटायरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे वॉरेन बफेट, उनको इन्वेस्टिंग का ही शौक है और अभी 93 साल के हो गए फिर भी इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेना होता है। तो अगर आपको रिटायरमेंट लेना है तो आप उसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर दो, क्योंकि देखो रिटायरमेंट की प्लानिंग आप जितनी जल्दी करोगे उतना ही कम आपको एसआईपी के लिए इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और उतना ही ज्यादा मतलब कि आपकी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाएगी। मान लो आप अभी 25 साल के हो, नए नए हो और आपके पास में कुछ भी एक्सपेंस नहीं है और ज्यादा मतलब कि लोन वगैरह भी नहीं है, तो सबसे पहले रिटायरमेंट का ही प्लान करो। क्योंकि भाई अपने को ज्यादा समय तक काम नहीं करना है, अपने को खुद की भी मेंटल हेल्थ और खुद की भी हेल्थ के बारे में फोकस करना है। तो अल्टीमेटली देखो, जैसे कि मान लो अभी आपकी एक्सपेंस हो रही है कुछ 20,000 30,000 रुपए महीने की, तो उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके पहले आगे ले जाओ और पता करो कि यहाँ पे मेरी एक्सपेंस कितनी होगी। चलो एग्जांपल से नॉर्मली समझते हैं, अभी जो 30,000 की जिसकी एक्सपेंस हो रही है मंथली, उसकी मान लो वहां पे 1,00,000 रुपए महीने की होगी। अब अगर आपकी 1,00,000 रुपए की एक्सपेंस वहां पर होगी तो आप इस प्रकार से आपका रिटायरमेंट प्लान करो कि अभी जितने पैसे इन्वेस्ट करूं अगर उनको मैं वहां पे विड्रॉ करवाता हूं और उसके बाद में उनको कहीं लगा देता हूं, मान लो एफडी वगैरह में भी रख देता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे 1,00,000 के आसपास की इनकम आ जाए और वो लंबे समय तक 25 से 30 साल तक चलती रहे इसी कंटिन्यू। तो आई होप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैं बोलूंगा कि आप प्रांजल कामरा सर ने एक वीडियो बनाया था उसको आप देख लेना। इसके अलावा रिटायरमेंट में जो आपकी एनपीएस पीपीएफ वगैरह जो करते हैं ना, उस पर भी फोकस करिए, क्योंकि वहां पे भी आपका फंड अल्टीमेटली ग्रो होता है। तो वो फंड का भी आप कैलकुलेशन नॉर्मली कर सकते हो, क्योंकि वहां 8 साढ़े 8% का रिटर्न मिलता है। आपकी इनकम का कुछ 10 से 15% उसमें इन्वेस्ट होता है। तो वो भी आप आपके एम्प्लॉयर से पता कर लीजिए या फिर आप नॉर्मली भी पता कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपने ये पर्सनल फाइनेंस की वीडियो में थोड़ा बहुत तो आपका दिमाग खुला होगा। देखो यार, अब आपकी प्रोसेस है ना, उसको बस यहीं पे नहीं रोकना है, आपको हमेशा इस चीजों के बारे में लर्न करना है और नई नई टिप्स और ट्रिक्स लगानी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं, मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी कि अगर आपको किसी से शादी करनी है ना, तो ऐसे बंदे से शादी करो जो कि खुद भी फाइनेंशियल लिटरेट रहे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, आप फाइनेंशियल लिटरेट हो, सामने वाला फाइनेंशियल इलिटरेट है, आप साला पैसे कमाओगे और सामने वाला खर्च कर देगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जोड़ी तोड़ी बनेगी नहीं और अल्टीमेटली घर में क्लेश लड़ाई वगैरह सब चलती रहेगी। इसके अलावा एक और चीज मैं सीखा हूं कि देखो यार, ये रेंट और घर खरीदना ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, मैं उन पे नहीं जाता हूँ। बट अगर आप घर से बाहर रह रहे हो तो वहां पे घर खरीदने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो आप आपके टाउन के आसपास ही रहते हो, जैसे कि मैं इंदौर के पास में ही मेरा गांव है, तो अगर मैं इंदौर में ही रह रहा हूँ और इंदौर में ही मुझे जॉब मिल जाती है, तो इंदौर में भाई घर खरीदना तुझे कौन रोक रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली आज प्रॉपर्टी के रेट जो एक्स है वो 2x 3x 4x हो जाएंगे अगले आने वाले सालों में, तो यहाँ पे तुझे घर खरीद लेना चाहिए। बट मान लो मेरी जॉब लग जाती है मुंबई में, अब भाई बहुत दूर है मुंबई, और अपना मतलब मेन फोकस वही है कि हमको तो रिटायरमेंट लेके गाँव ही आना है, तो वहां पे घर क्यों खरीद रहा है, नॉर्मली रेंट से रह ले। तो आई होप ये जो थोड़ी बहुत लर्निंग मेरी है मैंने आपको बताया, उसी प्रकार आपकी भी कुछ लर्निंग होगी, तो उस लर्निंग को आप एनहेंस करते रहो। मतलब कि ये जो मैंने कुछ नॉलेज दिया ना, ये मेरा लिमिटेड नॉलेज है, आप किसी और लोगों से पता करो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है उनसे पता करो, वो भी आपको आगे और ज्यादा ज्ञान देंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही एक प्यारी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ, या फिर अप्रिशिएट भी कर सकते हो। सो गाइस, बाय बाय।